गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गूगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं हूं आनंद ओझा। बड़े ही लंबे समय के बाद आप लोगों से बार बार मुलाकात हो रही है, लेकिन लंबा समय हो जा रहा है। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये है दरअसल कि मैं गले से अपने थोड़ा परेशान हूँ, तो मेरा गला साथ नहीं दे रहा मेरा, इस वजह से मैं कंटिन्यूसली क्लास कर नहीं पा रहा हूँ। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो भी बच्चे कोर्स पढ़ रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ विदिन 20 to 25 डेज़, मतलब 5 जनवरी से 7 जनवरी तक का आप मुझे समय दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे सारे टॉपिक मैं कवर कराऊँगा और 7 या 8 जनवरी से फिर से मैं शुरू करूँगा आपका रिवीजन कोर्स। निश्चिंत रहिए, जैसे पिछले साल पढ़ाया था वैसे ही पढ़ाऊँगा और वैसे ही क्वेश्चन फंसाऊँगा, ये मेरा वादा है। पिछले साल पूरी बुक को तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लगभग एक हफ़्ते में ख़त्म कर दिया था। इसी तरीके से उस एक हफ़्ते को मैं एक महीने में कन्वर्ट करूँगा, जब जनवरी में मैं ख़त्म कर दूँगा तब। यानी एक महीने में लगातार आपका रिवीजन कराऊँगा। और ये मेरा वादा है कि फ़िज़िक्स में आप थियरी में 70 आउट ऑफ अच्छे से अगर पढ़ेंगे आप, जैसे मैं पढ़ा दूँगा, मेरा जो सेक्शन है, मेरा जो पार्ट है, तो आप मान के चलिए कि जो कि मैं सेकंड बुक पढ़ाता हूँ, आप उस पोर्शन में से जितना मैं पढ़ाऊँगा उसमें से आप लगभग 80 to 85% कर ले जाएंगे। ये मेरा वादा, बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बस अपनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा थोड़ा गला गड़बड़ है, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं दिक्कत होती है मुझे, नहीं तो मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोर्स कंप्लीट करा दूँगा, बस 20 से 25 दिन का मुझे समय दीजिए। ठीक है, आप लोग नाराज़ हो जाते हैं बड़ा जल्दी, तो गुस्साइए मत, टेंशन फ्री रहिए, निश्चिंत रहिए, मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा, वादा है मेरा। ठीक, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक। लास्ट टाइम मैंने आपको जहाँ पर छोड़ा था, जहाँ पर सारी चीज़ें बताई थी, ये 1 से 2 लेक्चर का सीरीज़ और होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली लगातार नहीं क्लास ले पाऊँगा गले की वजह से। बट हाँ, कल या परसों भर में 2-3 दिन के अंदर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, वो भी मैं 3-4 दिन लूँगा। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद सबसे आखिरी चैप्टर में थोड़ा समय लग सकता है, बाकी सब आसान है। ठीक है, समय का मतलब वही 3-4 दिन 5 दिन बस, और ज़्यादा नहीं उससे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी भी चीज़ों को समझेंगे, और आप समझदार हैं, उतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। बात करता हूँ मैं, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका प्रिज्म से। ठीक, प्रिज्म से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ा दिया है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते क्या हैं, जहाँ पर मैंने आपको स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में पढ़ाया था। फिर मैंने उन स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़कर एक लेंस बनाया था, जिनको कि हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कह रहे थे, जहाँ से हमने एक लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन किया था। वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, वो सारी वीडियोज़ आपके पास हैं। इत्मीनान से धीरे धीरे देखिए, जो टॉपिक ना समझ में आए उसको डिस्कस कर लीजिए, बट बाकी सारी चीज़ें मैंने लगभग कवर कर दी हैं। उसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है कि जो वहाँ तक आपको कोई भी डाउट क्रिएट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म देखिए होता क्या है, पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन प्रिज्म के बारे में ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रिज्म एक तरह का क्या है, एक तरह का आप कह सकते हैं कि एपरेटस है, एक तरह का मटेरियल है, जो कि बेसिकली क्या होता है, इसके 3 रेक्टेंगुलर, ठीक, 3 रेक्टेंगुलर फेस और 2 ट्रायंगुलर फेस। ठीक, तो इतने फेसेस होते हैं, यानी टोटल 5 फेसेस होते हैं आपके किसमें, प्रिज्म में। ये बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। और वो कुछ दिखता कैसे है देखिएगा, मैं यहाँ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तो मेरी ड्राइंग नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा जुकाम की वजह से भी प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें सब अपनी जगह सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है आपका क्या, एक प्रिज्म है, इसको कहते हैं प्रिज्म। कुछ खास बात होती है प्रिज्म में, इसको नॉर्मली आप ग्लास की तरह कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी भी ग्लास को या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को कट करते हैं, उसकी ज्योमेट्री को शेप देते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करती है कि किस तरीके से वो लाइट को बिखेरेगी या लाइट को स्कैटर करेगी, डिस्पर्स करेगी, जिसको कह लीजिए, रिफ्रैक्ट करेगी। वो डिसाइड करता है क्या, उसके अंदर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट
और उनको किस एंगल पर किस तरीके से काटा गया है, किस ज्योमेट्री या किस शेप में काटा गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली ग्लास, ये जो प्रिज्म होता है वो कुछ और नहीं होता, वो ग्लास की तरह ही होता है, वो ग्लास ही एक तरह का है, बट इसको उस ग्लास से काट कर एक नया शेप और एक नया फॉर्म दे दिया जाता है। इस वजह से जब लाइट इस पर पड़ती है तो लाइट कुछ और तरीके से क्या करती है, बाहर की ओर निकलती है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं जब लाइट प्रिज्म पर पड़े और प्रिज्म पर पड़ने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, अपने उन कलर्स में ब्रेक हो जाती है जिनको वो लेकर क्या करती है, चल रही होती है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा होता है। बट ड्यू टू दैट प्रिज्म और कई इस तरह के कई ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी वजह से जब लाइट उन पर पड़ती है तो लाइट इनके अंदर घुसते ही इंटर करेगी और इंटर करके जब बाहर निकलेगी तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, या नंबर ऑफ कलर्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, वो हमें देखने ना देखने वाला हमारा रेंज क्या है वो फिक्स है। जैसे वाइट लाइट में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेवलेंथ होती है, बट हमारा जो आँख है, हमारी जो वेवलेंथ है वो एकदम फिक्स है कि हमें इतना दिखना है, हमें इतना दिखता है। तो इस वजह से आपको 7 से 8 कलर बस दिखते हैं, जितना मैक्स टू मैक्स 7 कलर, ठीक है। इसमें और कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा कि प्रिज्म इज़ नथिंग बट मटेरियल और एपरेटस और डिवाइस बेसिकली कह सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है, जिसके 3 रेक्टेंगुलर फेस हैं और 2 ट्रायंगुलर फेस हैं। इन ट्रायंगुलर फेसेस को आप ध्यान में रख सकते हैं, इनका आप कुछ फिगरिंग कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, इनका लेबल्ड कर सकते हैं, और कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके कुछ 2-3 सर्फेसेस के पोर्शंस होते हैं जिनको आपको ध्यान देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सरफेस होता है जो ये 2 रेक्टेंगुलर फेस हैं, एक इधर और एक उसके पीछे, यानी जो 2 ऐसे फेसेस हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसको उन दोनों को अलग करने वाली इस AB लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को AB को कुछ नाम दे रहा हूँ, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके पेपर में पूछेगा नहीं, बट आप थोड़ा सा जानते रहिए। इस लाइन को कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिंग एज। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है, एज, रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। यानी यही एज लाइट को, जो लाइट इधर से आके इस वाले सरफेस पर पड़ रही होगी, और यही एज जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इधर के पोर्शन को और इधर के पोर्शन को, और लाइट जब इसमें घुसेगी तो कुछ और कलर के साथ बाहर की ओर निकलेगी। तो कहने का मतलब ये AB जो है वो बाउंड्री की तरह काम कर रहा है 2 रेक्टेंगुलर वॉल्स के बीच में, इस वजह से इसको रिफ्रैक्टिंग एज कह रहे हैं। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, 3 रेक्टेंगुलर 3 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, इतना बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाइए। इसमें 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, जिसको कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक है प्रिज्म एंगल। क्या है, मैं सब बताऊंगा, आराम से पढ़ते चलिए, किसी भी चीज़ में आपको डाउट नहीं आएगा। प्रिज्म एंगल A, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी मैं इसका डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा, पेपर में भी डेरिवेशन आ सकता है आपके, नहीं तो क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल किसको कहते हैं, इस A को कह लीजिए, या फिर आप पीछे का पोर्शन उठा रहे हैं ये B को कह लीजिए, यानी वो एंगल जो रिफ्रैक्टिंग एज जहाँ से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, प्रिज्म एंगल कहेंगे। समझ पा रहे होंगे आप, आई होप। अभी मैं फिगर क्लियर करूँगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये हो गया प्रिज्म एंगल, एक हो गया रिफ्रैक्टिंग एज, और इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसा बहुत सारा, मतलब ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लग रहा है कि इसमें बताने लायक है। अगर आपको लग रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। बाकी मैं बीच में क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी छूट रही हो तो मैं उसको इंट्रोड्यूस जरूर आपसे कर दूँ, बट ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो बस याद रख लीजिए, प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 रेक्टेंगुलर 2 ट्रायंगुलर फेस, रिफ्रैक्टिंग एज, प्रिज्म एंगल, दैट्स इट। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज नोन एज प्रिज्म एंगल। अब आगे की ओर बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर, थोड़ा सा डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। डेरिवेशन जानेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, वो आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो शुरू होता है आपके कहाँ से, जहाँ पर आप इनके फिगर को बनाते हो और ये जो फिनोमिना शो कर रहे हैं, कौन, ये प्रिज्म जो ये फिनोमिना शो कर रहा है, उसके बारे में जब आप थोड़ा सा बात करते हैं या चीज़ों को समझाना चाहते हैं किसी को, तब वहाँ पर आपकी चीज़ें, तब वो आपसे पूछना चाहता है एग्जैक्टली। तो जैसे मैं कहूँ यहाँ से, इस प्रिज्म की मदद से हम कोई फिनोमिना सॉल्व कर रहे हैं जिसको कहते हैं हम डिस्पर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, आराम से समझिएगा। बहुत बार आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड द व्हाट, स्कैटरिंग।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्कैटरिंग और डिस्पर्जन के बीच में। देखिए डिस्पर्जन का मतलब होता है कि एक कोई वेवलेंथ की लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट करे और इंसिडेंट करने के बाद वो क्या हो जाए, अपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेवलेंथ में ब्रेक हो जाए। जितने जितने कलर की वो वेवलेंथ लेकर चल रही होगी उन सब में जब बिखर कर वो एक सरफेस से इंटर करे और दूसरे सरफेस से बाहर निकले डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होकर, तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। वही स्कैटरिंग क्या होता है, बिना वेवलेंथ को चेंज किए जब लाइट अपने पाथ को डेविएट करे, अपने पाथ को बदले, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग। यानी डिस्पर्जन में एक लाइट अपने डिफरेंट वेवलेंथ्स पे टूट कर बाहर की ओर निकलती है जिससे वो लाल पीला हरा नीला दिखता है, और स्कैटरिंग में किसी भी तरीके से लाइट का ब्रेक नहीं होता है, मतलब लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में नहीं टूटती, बस अपने रास्ते को बदलती है और बदलते हुए आगे की ओर बाहर निकलती है दूसरे फेज से। समझ पा रहे होंगे आप। हमको यहाँ पे डिस्पर्जन के बारे में पढ़ना है, स्कैटरिंग के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। जब पढ़ना होगा तो मैं वहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे बताते चलिएगा। फिगर आप भी मेरे साथ बनाते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखिए सबसे पहले ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो वो जो ट्रायंगल था जो हमने प्रिज्म बनाया था उसके एक ट्रायंगुलर फेस को हमने कुछ इस तरीके से, प्रिज्म को हमने पीछे से ऐसे प्रिज्म और आगे का मुंह करके हमने इस तरीके से प्रिज्म को क्या किया, अपने सामने रख लिया है, ठीक है ना। इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, ए बी सी, ये एंगल ए। उस ए बी सी में ये एज वाला ए बी मत मानिएगा, इस ए बी सी को मैंने आगे का जो फेस था ट्रायंगुलर फेस जो मैंने ये बनाया था, ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ पाएंगे उसको समझ लीजिए। ये बनाया था मैंने, तो जो ये फेस है इसको मैंने ए बी सी नाम देकर इस तरीके से बनाया, यानी इस प्रिज्म को मैंने ऐसे रखा है, दैट्स इट। आगे आइए, अब कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे जाएगी। अब कह रहा है कि ये जो ए बी वाला फेस है ये पूरा अंदर होगा, रेक्टेंगुलर ऐसे ऐसे लंबा गया होगा अंदर, और ये ए सी है ये इधर गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो ए बी वाला लेंथ है जो कि सीधा अंदर की ओर गया है वो क्या दिखा रहा है, इंसिडेंट पार्ट को। यानी अगर कोई लाइट इधर से इंसिडेंट करेगी, कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करती है, तो ये लाइट अंदर घुसेगी और फिर बाहर की ओर निकलेगी। मैं एक ही रे लेकर समझा रहा हूँ क्योंकि एक रे से मुझे फिगर प्रूफ करना है, डेरिवेशन प्रूफ करना है। तो डेरिवेशन भी आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यही देखूँगा मैं, डेरिवेशन देखूँगा आई आर एंड ए के बीच में, और डेरिवेशन में आपको डेविएशन देखना है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक। इन सब के बीच में आपको क्या देखना है, एक रिलेशन देखना है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी कराऊंगा आराम से, कई बार पेपर में, कई बार क्या आता ही है यार, डिस्पर्जन से क्वेश्चन आना है, ठीक है। अब बात आई, यही 4-5 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात आ जाती है कि दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज, इसको आप इमर्जेंट रे कह सकते हैं, जो रे बाहर की ओर निकल रही है, ठीक। आपको पता है कि नॉर्मल जो ड्रॉ होता है वो हमेशा सरफेस के अकॉर्डिंग होता है। तो सरफेस हमारा कैसा है, मैं मार्कर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, चलिए लिया हूँ। सरफेस नॉर्मल ऐसे है तो सरफेस कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये नॉर्मल ऐसे है तो सरफेस कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। समझ पा रहे हैं ना, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब बात आती है, मुझे पता है कि जब कभी भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो किधर मुड़ती है, टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है। तो दिख भी रहा है कि रेयर से डेंसर जा रही है, नॉर्मल इधर है, तो लाइट हल्का सा सीधा निकलती तो ऐसे चली जाती, लेकिन बेंड कर गई, ठीक। किधर बेंड कर गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। लेकिन यहाँ पर दो सरफेस है, अब ये दो सरफेस क्या करेंगे, दो सरफेस से लाइट क्या करेगी, बाहर की ओर निकलेगी। तो जो दूसरा सरफेस है, इधर से निकलने वाली रे को हमने इमर्जेंट रे का नाम दिया है, इमर्जेंट रे का। और जो रे अंदर की ओर आ रही है, किसमें, इस AC सरफेस पे अंदर से पड़ रही है, इसको हमने नाम दे दिया है R2। क्यों ऐसा R2 नाम दिया है, क्योंकि ओवरऑल इस ABC प्रिज्म के अंदर जो है वो हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है। इस वजह से पहले वाले वॉल के लिए R1, दूसरे वाले वॉल के लिए R2, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लीजिएगा, ABC प्रिज्म बनाया, आई एंगल से इंसिडेंट कराया, R1 से पहले फेस से, R2 से पहले फेस से रिफ्लेक्ट की, और इमर्जेंट रे E बाहर की ओर निकल गई।
ये बच्चों वाली चीज़ें बार बार हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि अब इसमें बन क्या रहा है, थोड़ा देखते हैं। आइए कुछ निकालते हैं, कुछ थोड़ा सी चीज़ें और इसमें मॉडिफाई करता हूँ मैं। देखिए, अगर ये रे बेंड ना होती, या मतलब मुड़ती नहीं टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो कैसी जाती? ऐसे निकलती, ऐसे निकलती। और इस रे को, जो रे इमर्ज होकर बाहर की ओर आ रही है, अगर मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूंगा तो कैसे जाएगी? ये कुछ इस तरीके से जाएगी। फिगर बहुत साफ बनाया मैंने, आज तक ऐसा फिगर साफ नहीं बनाया था, देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट रे है एंड इमर्जेंट रे ई है, इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो क्या है? यही गैप है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि इस बेस लाइन से ये कितना मुड़ रहा है? ये डेल्टा 1 मुड़ रहा है, और इस बेस लाइन से ये जो लाइन है, यही बेस लाइन है, और ये जो लाइन है जो पीछे की ओर एक्सटेंड में करके ले गया, इससे ये लाइन कितनी डेविएटेड है? डेल्टा 2 डेविएटेड है। तो आपको पता है सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये क्या है? डेल्टा है। इसका मतलब इमर्जेंट और इंसिडेंट रे जो एक दूसरे से अलग हैं वो कुछ और नहीं, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के साथ अलग है। कोई प्रॉब्लम इस बात में? कोई समस्या हो तो डिस्कस कर लीजिए। मैं 1 मिनट रुक जा रहा हूँ। फिगर आप देख लीजिए, समझ लीजिए, न कुछ है तो मैं उसको फिर से एक बार देखूँगा। चलिए, जहाँ मुझे लगेगा कि हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। चलिए, आगे बढ़ें। चलिए, आइए अब देखिए फिगर में थोड़ा सा मैथ्स है, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है, बहुत आराम से हम चल रहे हैं। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्यों हुआ मेरे भाई? क्योंकि इस बेस से ये लाइन कितनी डेविएट, ये वाली और ये जो लाइन है ई और आई, डेविएट कितना हो रही है? डेल्टा के बराबर है तो डेविएट हो रही है। अगर ये डेल्टा ना होता या डेल्टा 1 डेल्टा 2 ना होते तो ये दोनों लाइन आपस में ओवरलैप्ड होती। अभी मैं आगे वो केस भी दिखूंगा जिसको मिनिमम डेविएशन कहते हैं। तो कुल मिला के समझना बहुत आसान है कि आई और ई के बीच में अंतर सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से इस बेस वाली जो लाइन है, जो रिफ्रैक्टिंग लाइन अंदर की ओर है, उससे उठे हुए हैं, उससे कुछ शिफ्टेड है। उठे होने का मतलब शिफ्टेड है। कितना शिफ्टेड है? जो कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे आ जाइए। अब आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा ए, इस पॉइंट को मैं क्या मान लूँ? पी मान लूँ, इसको क्यू मान लूँ, इसको आर। तो आपको दिख रहा होगा, आप ये जानते भी हैं कि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी एंगल ए प्लस एंगल क्यू मान लीजिए, वो क्या है मेरे भाई? ये क्या है? 180 डिग्री। ये मैथ्स के रूल है, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स है सिंपल। कि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है आपस में? 180 के सम के बराबर, दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। अब आगे आ जाइए। अगर इतनी चीज़ें आप समझ गए तब तो समझना और आसान है कि एंगल ए और एंगल क्यू। अब यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा कि एंगल क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल क्यू क्या है? पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है। तो एंगल क्यू क्या है मेरे भाई? R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री किसी ट्रायंगल का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी एंगल क्यू इक्वल टू क्या निकल कर आ गया यहाँ से? 180 माइनस R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे मैथ्स के पॉइंट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना मैं बार बार चीज़ें नहीं समझाऊंगा, देख लीजिए। अगर इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इतनी चीज़ें आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे आइए। एंगल ए प्लस एंगल क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल, कोई नहीं बात है, सिंपल सी बात है। 180 180 कैंसिल। एंगल ए प्लस क्यों लगाएंगे? सिंपल लिखिए, जो जिसके साथ सिंबल है, माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 0।
तो यानी एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रिलेशन तो यहाँ से मैंने निकाल दिया कि एंगल ए जो है वो R1 और R2 के बराबर है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ तो सिंपल सी चीज़ है, एक रिलेशन यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेता है, तो एक रिलेशन आप इसको भी मान सकते हैं। दूसरा केस देखते हैं मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। यहाँ तक हो गया। अब कुछ और रिलेशन निकालते हैं जो बेसिकली डेविएशन को देखना है। ये तो एक संबंध निकल कर आ गया ए और आर के बीच में, एंगल ऑफ प्रिज्म और R1 और R2 के बीच में रिलेशन निकल कर आया। इसका मतलब क्या बता रहा है, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म उस तरीके से बदलेगा, या फिर अगर बदल जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बदल जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मतलब ये है कि अगर प्रिज्म बहुत शार्प है तो एंगल ऑफ क्या नाम है, R1 R2 यानी रिफ्लेक्टेड एंगल R1 और R2 उनका वैल्यू कुछ और होगा, और अगर वो वाइडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो इसको मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला केस क्या देखते हैं हम कि आखिर ऐसा क्या है कि I और E आपस में डेविएटेड है। तो उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या मैंने बताया, डेल्टा। और डेल्टा किससे आया, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वजह से आया। सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट, एक्सटीरियर एंगल। आगे देखिए, अगर यहाँ से आपको डेल्टा निकालना है कि डेविएशन कितना हो रहा है इमर्जेंट और इंसिडेंट रे के बीच में, तब आप काम करते हैं उस पर। अब आपको ये पता है कि अगर डेल्टा 1 या डेल्टा 2 मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये वैल्यू आपने रखी है, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को आपको ये दिख रहा होगा कि एंगल I जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल E जो है वो इस पूरे एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब कि जो I है वो क्या है, डेल्टा 1 प्लस R1, और जो R है E है वो डेल्टा 2 प्लस R2। यानी यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या निकाल लूँगा, डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा 1 इक्वल टू I माइनस R1, ठीक। और यहाँ से डेल्टा 2 की निकालना चाहूँगा तो E माइनस R2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, ना डाउट हो तो उतार लीजिए। ठीक है, आसान सी चीज़ है। अब बात आ गई कि यहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं सर, क्योंकि हमको सम ऑफ डेविएशन निकालना है। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा 1 I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप इसको लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, डेल्टा इक्वल टू I माइनस R1 ब्रैकेट प्लस E माइनस R2। ये भी एक इक्वेशन है कि इतने से डेविएशन आ रहा है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो उसको जिक्र कर लीजिए। जितने मैं डब्बा बनाते जा रहा हूँ सब के सब इक्वेशन है और वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कोई डाउट और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़िए। चलिए, एक इक्वेशन यहाँ से बन के आता है, एक इक्वेशन और बना लीजिए, यहीं से बना लीजिए। डेल्टा I प्लस E माइनस कॉमन ले लिए R1 प्लस R2। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है मेरे भाई, एंगल है। तो यानी डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A। एक इक्वेशन ये भी बन गया। ये पेपर में तो आता है, इससे क्वेश्चन आया कई बार, इसका ध्यान रखिएगा। वेयर I इज इंसिडेंट एंगल, E इज इमर्जेंट एंगल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे जो इक्वेशन मैंने लास्ट में बनाया है, वो इक्वेशन कुछ आपको स्टेटमेंट वाइज कहना चाह रहा है। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहा है समझिए।
ये कह रहा है कि जब कभी भी, बहुत ध्यान समझिएगा, जब कभी भी, यहाँ से कंक्लूजन और मैं निकाल सकता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, ये यही कहना चाह रहा है बस, ठीक है, यही कहना चाह रहा है और कुछ नहीं कहना चाह रहा है। डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। अगर डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई है तो ये क्या कह रहा है कि जो डेविएशन होगा और एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उन दोनों का ही सम एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर आएगा, यानी उन दोनों के सम के बराबर आएगा। यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है वो इस बात, सम जोड़ने पर वैल्यू कितनी आ रही है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों कितना ये दोनों डेविएट हो रहे हैं प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना लिया गया है उन दोनों के सम के बराबर। इसको मैंने बोल दिया, स्टेटमेंट में आप अपने से लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अगला केस आ जाता है, हेडिंग डाल के आप छोटा सा लिख लीजिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। आगे लिखिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डेविएशन, हेडिंग डाल लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर लिखिएगा जो डेविएशन को अफेक्ट करता है, वो सबसे पहला क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिख लीजिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा एंगल ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, दूसरा मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तीसरा एंगल ऑफ द प्रिज्म, दूसरा मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, तीसरा एंगल ऑफ द प्रिज्म। और चौथा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, और चौथा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। किस वेवलेंथ की लाइट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, डाल रहे हो, वो भी इस बात को दिखाएगा कि वो कितने से डेविएटेड और कितने से डेविएटेड नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके पेपर में जनरली कई बार पूछ लेता है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। जो पेपर में जनरली आता है वो कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, ठीक है। वो कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की। मिनिमम डेविएशन क्या कह रहा है समझिएगा, मेरे कहने का मतलब, मिनिमम डेविएशन का एक सिंपल सा फंडा है कि वो डेविएशन, यानी डेविएशन, ये डेल्टा क्या था, यही डेविएशन था, ये डेल्टा, कि कितने से I1 और E डेविएट कर रहे हैं। अब कह रहा है मिनिमम डेविएशन, मतलब ऐसा डेविएशन जिनमें I और E दोनों के बीच में बहुत कम एंगल का अंतर है, क्योंकि आपको पता है डेविएशन कुछ और नहीं एंगल है, तो यानी इन दोनों के बीच में बहुत कम का अंतर है, या बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएं, कॉन्साइड कर जाएं, मतलब आप डिफरेंस ही दोनों में ना बता पाएँ, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब आप ये बताने में कंफ्यूज हो जाएं कि विच वन इज़ इमर्जेंट रे एंड विच वन इज़ इंसिडेंट रे, तो इस फिनोमिना को या इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा जिक्र करने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो जल्दी से ले लीजिए। आइए आगे देखते हैं, ले लिया होगा आपने। इधर का पहले मिटाता हूँ क्योंकि इसको मिटाना भी थोड़ा कठिन कार्य है, मार्कर इंक छोड़ दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, मिनिमम डेविएशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझिएगा। डेविएशन, ठीक है। मिनिमम डेविएशन को लिखते हैं हम डेल्टा एम से, ठीक। मिनिमम डेविएशन का नाम ही है मिनिमम, तो इसलिए डेविएशन के बेस पर डेल्टा लगा देते हैं, तो उसको हम मिनिमम डेविएशन कहने लगते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये कैसे होगा। आइए, अब ये कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन के लिए यार आपको कुछ चीज़ें जनरेट करनी है, कुछ एक कंडीशन डेवलप करना है जिससे कि आप मिनिमम डेविएशन आसानी से निकाल सकते हैं। वो ये है कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म, ध्यान समझिएगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा आई है, और एंगल ऑफ इमर्जेंट नॉट एग्जैक्टली बट समहाउ इक्वल हो जाए। पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में बराबर हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, जिनके आपके लिए अंतर बताना पॉसिबल ना हो, तो उसके साथ ही आपको परिणाम देखने को क्या मिलेगा कि जो R1 R2 है उनका भी डेविएशन क्या है, बराबर है। मतलब समझिएगा कहने का मतलब,
अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्यों जनरेट हो रहे हैं? क्योंकि R1 और R2 एंगल निकल कर आ रहा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 और R2। अगर R1 R2 सेम हो जाता है तो ये जो डेविएट होकर जिस एंगल पर जा रहा है, उस एंगल पर, जिस एंगल पर ये डेविएट हो रहा है, एग्जैक्टली उसी एंगल पर ये भी डेविएट होता, क्योंकि R1 R2 बराबर होते हैं। ठीक, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका डेविएशन और इसका डेविएशन क्या हो जाएगा? अपने आप सेम हो जाएगा। यानी अगर R1 और R2 की वैल्यू क्या हो जाए? मिनिमाइज कर दी जाए, लगभग ओवरलैप करा दी जाए, तो हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है? आपस में ओवरलैप कर गए हैं, बराबर लगभग हो गए हैं। तो उसको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अब आपको ये पता है कि आपने 2-3 फार्मूले पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे आपने पढ़ा कि डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट? I प्लस आर माइनस ए। तो यहाँ लिख लीजिए डेल्टा m लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा डेविएशन के लिए था, यहाँ मिनिमम डेविएशन के लिए है। तो डेल्टा m इक्वल टू व्हाट? I प्लस आर माइनस ए। I प्लस आर यानी I प्लस I। कोई दिक्कत? एक जगह क्या था? R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 और R2 दोनों क्या है? सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2a। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा m क्या आ गया मेरे भाई? 2i माइनस 2a, सॉरी 2r हो गया ना, 2r। कोई प्रॉब्लम इस बात में? यानी डेल्टा m क्या आ गया? i माइनस r इंटू 2। इस बात में कोई डाउट नहीं है किसी को? अगर कोई डाउट है तो आप तुरंत हमसे डिस्कस करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखिए, अब मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे चेंज ना भी करता तभी काम हो जाता है। अगर चेंज कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं किया है तो सिंपली आप इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या, डायरेक्ट ये वैल्यू रखिए, I प्लस आर माइनस ए। आई प्लस आर का आई बराबर आई और ई, सॉरी I प्लस ई, तो हो गया 2i माइनस ए इक्वल टू डेल्टा m। ठीक, यानी अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे आ जाइए। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? हम जानते हैं कि a क्या है? R1 प्लस R2 के बराबर है। अगर R1 R2 आपस में बराबर, तो a जो होगा वो 2r के बराबर हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव एंगल क्या आ जाएगा? a अपॉन 2। अब हमारे पास इंसिडेंट एंगल आ गया, हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया, तो स्नेल्स भैया को लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप क्या पाएंगे? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू वॉट? इक्वल टू वॉट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी डेविएशन से कूद कर इस्तेमाल करके हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक हमने अभी सोचा नहीं था, जहाँ तक मैंने आपको सोचवाया नहीं था। यानी आप इस डेविएशन में यूज़ करते करते आप कहाँ जा सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक जा सकते हैं। यानी इसी डेविएशन की मदद से स्नेल्स लॉ लगा के साइन I की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, ये पहले का है। साइन I की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। देखिए I की वैल्यू आप सबको मैंने यहाँ लिखी दी है। क्या I की वैल्यू? I की वैल्यू क्या है? साइन A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन ये n की वैल्यू है, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन A अपॉन 2। दिस इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आए हैं आपके पेपर में, और बहुत बार आते हैं और आएंगे इस बार भी। चाहे तो ये डेरिवेशन आएगा इस तरीके से, या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देगा, लेकिन देगा ज़रूर, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक कंडीशन और पे जो पेपर आता है वो है, जिसमें क्वेश्चन आ जाता है डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाता है कि अगर एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल का मतलब क्या है कि
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में आप साइन आई और साइन आर निकाल ही नहीं पा रहे हो। साइन आई साइन आर कब निकालोगे? जब आपको परपेंडिकुलर बेस ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैंने आपको बहुत पहले भी क्लासेस में बताया है कि अगर एंगल ये है तब तो आप बता दोगे कि इसके ये लेंथ है, ये ब्रेथ, मतलब चौड़ाई लंबाई देख के बता दोगे, एल्टीट्यूड खींच दोगे। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि ये एंगल कुछ ऐसा है, ये इतना छोटा है, तब आपको इसमें परपेंडिकुलर खींचना, एंगल बनाना और कितने कितने डिग्री का एंगल डिवाइड हो रहा है ये बताना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। तो इस वजह से हम अगर परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस हमको नहीं मिलेगा तो ये तो इम्पॉसिबल है किसी भी तरीके से क्या निकाल पाना, साइन आई साइन टेन कॉस निकाल पाना। क्योंकि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस, हाइपोटेनस, ये सब डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे अगर एंगल बहुत छोटा होगा। इस वजह से कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना चाहे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? अभी हमने निकाला था एंगल ए किस बात पे डिपेंड कर रहा है? R1 और R2 पे डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब मतलब R1 R2 किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ए पे। अगर एंगल ए को मैंने बहुत पतला कर दिया तो R1 R2 की वैल्यू बदल जाएगी, बहुत बड़ा कर दिया तो भी बदल जाएगी, बहुत कम कर दिया तो कुछ वैल्यूज चेंज होकर कम आएंगी, बहुत बड़ा कर दिया ए की वैल्यू तो ज़्यादा आएंगी। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आइए, अब बात करते हैं कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म का, प्रिज्म एंगल क्या कर दें, बहुत छोटा कर देंगे। अगर प्रिज्म एंगल आप जैसे ही बहुत छोटा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई? क्या मिल जाएगा बताइए? थोड़ा पानी पी लो तब तक, रुक जाइए। चलिए, ठीक है। अब बात आगे करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा इसको, बाकी मैं आगे जिक्र करता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब तक नहीं लिए तो वीडियो में पीछे जाकर ले लीजिएगा। अब आते हैं, अगर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो, सॉरी मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो, बहुत छोटा हो, तब किस तरीके से रिलेशन निकालेंगे, थोड़ा उसके बारे में जिक्र करते हैं कुछ। अगर देखिए हमको एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा दे दिया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, देखिए अब मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ करना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा थोड़ा इसके बारे में जिक्र करते हैं। आइए, चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, अपॉन साइन आर। अगर साइन, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो साइन कॉस निकालना इम्पॉसिबल है, आई अपॉन आर के बराबर, यानी यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, म्यू आर, म्यू कह रहे सॉरी एन आर, एन माना है ना मैंने, एन आर, इस बात में कोई डाउट नहीं है। दूसरा कंडीशन आ जाता है कि अगर ये किसके लिए था, ये तो उस सरफेस के लिए था जब पहले वाले सरफेस से लाइट आई इंसिडेंट बनाकर जा रही है और R1 एंगल से क्या हो जा रही है, बाहर की ओर निकल जा रही है। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको R1 कर लीजिए। दूसरे वाले सरफेस के लिए क्या दिख रहा है, आई अपॉन सॉरी ई अपॉन R2 इक्वल टू वॉट, R2 एन इक्वल टू ई। ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है अच्छी बात है, बाकी नहीं आ रहा है तो कोई और बात होगी, देखते हैं क्या बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, अब हमको पता है कि हम कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं भाई मेरे, रख लीजिए। अगर मैं यहाँ से R और E की वैल्यू रखूँ, समझिएगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ डेविएशन निकालूँ तो डेविएशन क्या आएगा, I प्लस E माइनस A, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। और I की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, अरे यार ये कुछ ऐसा कह रहा है ना यार, देखो डेविएशन अभी लास्ट में क्या निकाला था आपने, I प्लस E माइनस A, तो डेविएशन क्या है, I की जगह रखो प्लस E की जगह, ठीक ठीक,
क्या हो जाएगा n, यही है पेपर कि क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन फार्मूला है ये, कई बार इससे पेपर में क्वेश्चन आया है। और अगर वहीं पर ऐसा हो जाए कि ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस माने हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है वो आपका वैल्यू बदल जाए, उसकी वैल्यू बदलने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक एयर है और एक ग्लास है, इस तरीके का कंडीशन आ जाए, तब वहाँ पर वैल्यूज़ कुछ और रख सकते हैं हम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए R1 और R2 क्या होता है, ए के बराबर है, ठीक। ये भी एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में संबंध क्या होगा वो बताइए। ये डेरिवेशन आता है पेपर में। डेरिवेशन क्या है, इस पर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिएगा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो डिस्कस करिए, नहीं हो तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझना बहुत कठिन नहीं है यार, बहुत आसान चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोप वाला ही है, प्योर एंड इम्प्योर स्पेक्ट्रा में जो माइक्रोस्कोपिक क्या नाम है, माइक्रोस्कोप वाले चैप्टर्स हैं वही है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2 दिन के अंदर ये चैप्टर में आपका जो बचा है वो भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मैं कंटिन्यूस नहीं बोल सकता यार, इस वजह से थोड़ा सा कोऑपरेट करो। मैंने कहा है कि 5-6 तारीख तक, जनवरी तक मतलब हो जाएगा, डन है। तो इतना मैं कर दूंगा कि आप लोग इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो मैं हमेशा उस चीज़ के लिए खड़ा हूँ, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगा। अगर कोई डाउट हो तो आप एनी टाइम मुझसे पूछिए, मुझे बताइए। मैं सर से कह दूंगा कि मेरा भी व्हाट्सएप नंबर या उसमें डाल दें सर, जिससे कि आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात कोर्स की, तो आपको पता है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, आप पुराने बच्चों से पूछ सकते हैं मैंने कैसे पढ़ाया है, और प्रॉपर पढ़ाया है, बढ़िया से पढ़ाया है, 4-4 घंटे की क्लास लेकर, वो तभी ये गले की हाल है। इस वजह से मैं पढ़ाऊँगा आपको आराम आराम से, और ये मुझे पता है कि मेरा पेस क्या है, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। आपसे मैंने 6-7 तारीख तक समय ले लिया है, तो मतलब उतना मुझे समय दीजिए, कोर्स कंप्लीट करके 1 महीना रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आपकी क्लास 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा। थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है, इस वजह से मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरी क्लासेस ऑफलाइन भी रहती हैं, मुझे वहाँ पे भी मैनेज करना पड़ता है। मुझे पता है ये आपका कंसर्न नहीं है कि आप मैनेज कर रहे हैं, तो हम क्यों परेशान हूँ, हमने तो पेमेंट किया तो सर हम पढ़ेंगे। बट एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा एक नेचर होता है यार कि पोलाइटनेस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा है कि मैं कंप्लीट करूँगा, मतलब करूँगा, तो आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं पक्का करूँगा कंप्लीट, और अच्छे से पढ़ाऊँगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उस पर जिक्र कर लेंगे। जितने ब्रैकेट वाले टर्म्स मैंने इसमें कराए हैं वो सब के सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, और अगर न्यूमेरिकल नहीं तो एक डेरिवेशन तो आना ही आना है। तो प्रिज्म खत्म, और सिर्फ अब लेंस बचा है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप एक क्लास में, वो भी खत्म। फिर हम जंप करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। सो मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।